ज्ञानदूत 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ और बातें। इस सीरीज में हमारा यह है तीसरा वीडियो है और जो एनएमआर हम पढ़ रहे हैं वो प्रोटॉन मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, प्रोटॉन मैग्नेटिक एनएमआर है और यह ग्रेजुएशन के क्लासेस के लिए है। आमतौर पर यह बीएससी थर्ड ईयर में राजस्थान यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, राजस्थान के विभिन्न यूनिवर्सिटीज में। आपकी यूनिवर्सिटी में ये किस ईयर में पढ़ा जाता है, ये साइट से सिलेबस को डाउनलोड करके आप इस बात का पता कर सकते हैं। जिन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में टच करते हुए निकलेंगे वो है पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, जिसको केमिकल शिफ्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। टीएमएस के बारे में जानेंगे, डेल्टा और टॉ स्केल के बारे में जानेंगे हम शील्डिंग और डीशील्डिंग के बारे में, और पता करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। देखिए, यदि किसी यौगिक में तीन तरह के प्रोटॉन्स हैं या तीन तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं, उसका मतलब तीन तरह के प्रोटॉन्स। अगर पांच तरह के प्रोटॉन्स उसके अंदर हैं तो पांच तरह के सिग्नल्स आएंगे, यानी जितने तरह तरह के प्रोटॉन्स हैं उतने तरह तरह के सिग्नल्स आएंगे और उन सिग्नल्स की पोजीशन एक दूसरे से अलग होगी। यानी अगर पांच अलग अलग एनएमआर सिग्नल्स हैं, उसका मतलब पांच अलग अलग पोजीशन पे वो नजर आ रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम में। हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो संकेत हैं वो किस प्रकार से पता चलता है, वो हमें केमिकल शिफ्ट के वैल्यू के द्वारा पता चलता है। केमिकल शिफ्ट का वैल्यू यानी रासायनिक विस्थापन, उसका मतलब ये है कि एक संदर्भ बिंदु से संकेतों की दूरी कितनी है, कितना विस्थापित है, इसीलिए कितनी दूरी है, कितने ज्यादा दूर जाके वो शिफ्ट हुए हैं, पास ही शिफ्ट हुए हैं या दूर शिफ्ट हुए हैं, कितनी दूर में शिफ्ट हुए हैं एक संदर्भ बिंदु से। इसीलिए पोजीशन को इस प्रकार से क्योंकि नापा जाता है, इसलिए इस पोजीशन ऑफ सिग्नल को केमिकल शिफ्ट के नाम से पुकारा जाता है। अब बात यह है कि संदर्भ बिंदु क्या है। संदर्भ बिंदु के लिए हमने एक जो बहुत फेमस केमिकल या कॉमन केमिकल को हमने फिक्स किया है, उसका नाम है टीएमएस, जिसका फुल फॉर्म है टेट्रामिथाइल सिलेन। टेट्रामिथाइल सिलेन जहां अपना संकेत देता है उसको हम डेल्टा स्केल में 0 से प्रदर्शित करते हैं, और उस स्थान से एनएमआर स्पेक्ट्रम के संकेतों की, यानी यौगिक जिसको हम पढ़ रहे हैं या जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, उसके संकेत किस जगह पे आ रहे हैं, इस टीएमएस के संकेत के पोजीशन की तुलना में उस डिस्टेंस को हम डेल स्केल से प्रदर्शित करते हैं, और दूरी को हम टीएमएस की दूरी से नापते हैं, और उस तरह से हम पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, संकेतों की स्थिति को पता करते हैं। टीएमएस का जो संकेत होता है वह डेल इज इक्वल टू 0 डेल्टा स्केल में है, और यह वो पोजीशन है जहां हाईएस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। आमतौर पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रोटॉन होते हैं उनके बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं होती है जितना टीएमएस के प्रोटॉन्स की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि टीएमएस के जो प्रोटॉन है वो शील्डेड या परिरक्षित प्रोटॉन्स होते हैं। परिरक्षित यानी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड को ये उतना आसानी से महसूस नहीं करते। हम आपको बता दें कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में हम मैग्नेटिक फील्ड को परिवर्तित करते रहते हैं, और जो रेडिएशन या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है जो यौगिक अवशोषित करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उसका मान हम फिक्स रखते हैं। तो टीएमएस एक ऐसा यौगिक है जिसके प्रोटॉन्स सबसे ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड पर आमतौर पे अवशोषित करते हैं, लेकिन लाइट को अवशोषित करते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि टीएमएस के जो पोजीशन है डेल्टा इज इक्वल टू 0 उससे बहुत कम, यानी नेगेटिव में, और पॉजिटिव में 10 से ज्यादा 12 13 14 तक भी एनएमआर यौगिक जो यौगिक है वो एनएमआर सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। टीएमएस को एक इंटरनल स्टैंडर्ड के रूप में, रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है। इंटरनल स्टैंडर्ड यानी जिस यौगिक का हम एनएमआर
पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर उसको घोलकर मिला के यूज किया जाता है। संदर्भ यानी रेफरेंस। और ऐसा क्यों किया जाता है? टीएमएस को हम क्यों यूज करते हैं एक रेफरेंस के रूप में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप में? उसके कारण हम देख लेते हैं। पहली बात यह है कि टीएमएस का जैसे ही आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये है टेट्रामिथाइल सिलेन, यानी 1, 2, 3, 4, 4 मिथाइल ग्रुप इसके अंदर है, और वो सिलिकॉन से ये कार्बन बॉन्डेड है। और इसमें आप 4 मिथाइल ग्रुप में टोटल 12 जो प्रोटॉन्स मिलकर एक एनएमआर संकेत प्रदान करते हैं। तो जितनी ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा संख्या में प्रोटॉन्स होंगे, वह सिग्नल, वह संकेत उतनी तीव्र आएगी। यानी एनएमआर का संकेत, एनएमआर का टीएमएस का एनएमआर संकेत आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये नजर नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए टीएमएस को यूज किया जाता है। ये पहला कारण है। और दूसरे कारण में आप देखें कि जो सिलिकॉन की जो विद्युत ऋणता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन से कम है। इसीलिए ये जो कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिथाइल ग्रुप की ओर विस्थापित होते जाते हैं। यानी ये जो बॉन्ड्स हैं चारों के चारों, इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो मिथाइल ग्रुप को की ओर विस्थापित होते हैं, उसको घेरे रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसको घेर लेते हैं, जिससे जो मिथाइल ग्रुप है वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड से परिरक्षित हो जाता है। यानी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड को उतना आसानी से महसूस नहीं कर पाता है। यही कारण है कि हाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है, तब जाके टीएमएस के प्रोटॉन संकेत को प्रदान करते हैं या एनएमआर संकेत प्रदर्शित कर पाते हैं। यही कारण है कि एनएमआर के लिए यह सूटेबल इंटरनल स्टैंडर्ड है रेफरेंस के रूप में। टीएमएस जो है वह अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में घुल जाता है। जो संकेत, जो संदर्भ, संकेत नहीं, जो संदर्भ यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ आसानी से नहीं घुलता, वो एक अच्छा रेफरेंस या अच्छा संदर्भ नहीं होता। टीएमएस घुल जाता है आसानी से मैक्सिमम कंपाउंड्स के साथ, इसीलिए वो एक अच्छा संदर्भ है, एनएमआर संदर्भ है। टीएमएस बहुत ज्यादा वाष्पशील है, और जैसे ही हमने एनएमआर किसी यौगिक का स्टडी कर लिया, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, उसके बाद टीएमएस को उड़ाकर वाष्पित किया जा सकता है। और जो यौगिक जिसका हमने एनएमआर परीक्षण किया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी की, वो हमें पुनः प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखिए कि जब हम केमिकल टेस्ट करते हैं, वैसे में जब हम उस यौगिक के तरह तरह के रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, टेस्ट मिल जाता है, तो वो यौगिक वापस हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ एनएमआर जैसे स्टडी कर लेंगे और उसमें रेफरेंस हमने टीएमएस यूज किया है, टीएमएस को हटा दिया, जो सॉल्वेंट है, विलायक है, उसको भी हमने अगर वाष्पित करके उड़ा लिया, इन दोनों को अगर उड़ा देते हैं, वाष्पित कर देते हैं, तो जो बाकी बच जाता है वो कंपाउंड हमको एज सच प्योर रूप में वापस प्राप्त हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है इस प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के लिए। टीएमएस जो है इसलिए भी सूटेबल है इंटरनल स्टैंडर्ड या इंटरनल रेफरेंस के रूप में, संदर्भ के रूप में, क्योंकि यह अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ ये मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स या आकर्षण बल में बंधता नहीं है। टीएमएस के जो फ्रीक्वेंसीज है वो गॉस में नहीं नापे जाते। टीएमएस का जो संकेत आएगा वो डेल्टा में नापा जाता है, या ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स के एनएमआर है उसके जो पोजीशन है वो डेल्टा स्केल में या टॉ स्केल में नापे जाते हैं, लेकिन डेल्टा और टॉ स्केल जो है वो गॉस में नहीं नापे जाते। इसके अलावा हमें जो बात ध्यान में रखनी है कि टीएमएस के अलावा सोडियम सॉल्ट ऑफ 3 ट्राइमिथाइल सिलाइल प्रोपेन सल्फोनेट को भी हम इंटरनल स्टैंडर्ड के रूप में उन कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं जो वाटर में, जल में घुलनशील हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड जिस पर यौगिक प्रदर्शन या प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन करता है लाइट को, उस मैग्नेटिक फील्ड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है इस रिलेशन के, इस इक्वेशन के द्वारा। देखिए एनएमआर में हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को फिक्स करते हैं, क्योंकि यही एक आसान व्यवस्था हो सकती है। फ्रीक्वेंसी को चेंज करना और मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रखना एक मुश्किल एक्सपेरिमेंट होता है, जो आसानी से नहीं किया जा सकता या संभव नहीं हो पाता है।
यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से इस इक्वेशन के द्वारा चेंज करते हैं। यहाँ H जो है स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट विच प्रोटॉन एब्सॉर्ब्स लाइट, ये H वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता है जिस पर प्रोटॉन लाइट को एब्सॉर्ब करता है। यहाँ K जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट है, अवशोषण लाइट के अवशोषण कर लाइट को अवशोषण करने वाले न्यूक्लियस का, जो कि यहाँ पर प्रोटॉन है, और न्यू है जो फ्रीक्वेंसी लाइट की प्रोटॉन ने एब्सॉर्ब की। इसके अलावा डेल का जो मान है उसको हम इस प्रकार से न्यू एस न्यू टीएमएस को डिवाइड करेंगे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन मेगा साइकिल्स। मेगा साइकिल्स में इसको रखा जाता है फ्रीक्वेंसी को, और डेल को भी इसी वजह से पीपीएम में हम पार्ट पर मिलियन में हम एक्सप्रेस करते हैं। यानी डेल का वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं इंटू 10⁶ करके, और यहाँ पर न्यू एस है फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब्ड बाय द सैंपल, और न्यू टीएमएस है फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब्ड बाय टीएमएस टेट्रामिथाइल सिलेन। जो डेल है, डेल स्केल जिसमें हम पोजीशन नापते हैं कि किस पोजीशन पे संकेत आ रहा है एनएमआर का, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि देखिए ऊपर भी फ्रीक्वेंसी है, नीचे भी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी कट हो जाएंगे तो नंबर है ये, यानी एक प्रोपोर्शनैलिटी, ये अनुपात को प्रदर्शित करता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो एनएमआर के इंस्ट्रूमेंट की होती है, यानी महंगी होगी तो उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अलग होगा, और जो कम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की एनएमआर इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी उसका जो कॉस्ट है वो भी कम होता है। लेकिन चाहे वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एनएमआर इंस्ट्रूमेंट की कैसे भी हो, डेल का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता। फर्क क्या आता है वो ये कि देखिए अगर 60 मेगाहर्ट्ज की सपोज एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, तो उसका अगर ये यहाँ से लेके 0 से लेके 10 ये मार्क आ रहा है, ये स्केल है, तो 120 मेगाहर्ट्ज के लिए आप देखिए स्केल फैल गई है। उसका मतलब अगर कोई यहाँ पर 5 पे कोई संकेत आ रहा है, दोनों के 5 की पोजीशन, इसमें भी उसी यौगिक के का एनएमआर संकेत अगर 5 पे आ रहा है, तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट पे भी 5 पर ही आएगा। लेकिन आप एक चीज और देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई संकेत ऐसा है कि 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो इसमें हो सकता है 60 मेगाहर्ट्ज वाले स्केल पे हो सकता है हम कहें 4.5, 4, 4.5 और 5 इतनी ही पहचान कर सकेंगे। लेकिन 120 मेगाहर्ट्ज वाले इंस्ट्रूमेंट में हम कह सकेंगे नहीं, वो 4.4 है या 4.2 है या 4.6 है, तो इसमें ज्यादा एक्यूरेसी से उसकी जो पोजीशन है संकेत की हम बता सकेंगे। और कम मेगाहर्ट्ज वाले जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला एनएमआर है, उसमें हम उसकी एक्यूरेसी पोजीशन की कम, जो उसकी पोजीशन है उसको कम एक्यूरेटली, कम सही सही उसकी पोजीशन बता सकेंगे। बस ये फर्क है। दो स्केल्स हैं, एक है डेल स्केल और एक डेल्टा स्केल, और एक है टॉ स्केल। डेल्टा स्केल में टीएमएस की पोजीशन 0 होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और टीएमएस की तुलना में बाकी संकेत कहाँ आ रहे हैं उससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का प्रोटॉन वह संकेत प्रदान कर रहा है। में डेल्टा स्केल में जहाँ 0 है, वहाँ टॉ स्केल का 10 होता है। यानी दोनों स्केल का जो रिलेशन वो ये है कि डेल्टा स्केल इज इक्वल टू 10 माइनस टॉ स्केल। इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है कि डेल स्केल में किसी संकेत की पोजीशन इतनी है तो टॉ स्केल में कैसी होगी, तो बड़ा सिंपल है, इस तरह से 10 से माइनस करके आप उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हमें जानना है कि वो कौन से सॉल्वेंट्स है जो एनएमआर स्पेक्ट्रम में यूज होते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रम में वो सॉल्वेंट यूज होने चाहिए जिनमें प्रोटॉन ना हो, क्योंकि अगर उनमें प्रोटॉन होगा तो वो भी अपने संकेत प्रदान करेगा। इसलिए ऐसे सॉल्वेंट यूज करने चाहिए जिसमें प्रोटॉन नहीं है। ऐसे जो उन सॉल्वेंट्स को हमें यूज करना चाहिए एनएमआर में जो कम से कम जो सैंपल अपना होता है उसका 10% अपने आप में घोल ले, क्योंकि अगर 10% से कम विलेय होगा, सॉल्युबल होगा कंपाउंड, तो वो एनएमआर अच्छा नहीं देगा। जो कॉमन सॉल्वेंट्स है जिसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं वो ये हैं आपके स्क्रीन पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CS2, CdCl3 इत्यादि हम यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट के रूप में। कुछ शिफ्ट्स अपने को ध्यान में होने चाहिए, जैसे कि जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं वो 6.5 से ऊपर और 8.5 के आसपास की रेंज में होते हैं। इसके अलावा
जो सैचुरेटेड जो कार्बन होते हैं उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे CH3 प्रोटॉन 0.9 के अंदर वो संकेत प्रदान करते हैं, 0.9 डेल्टा स्केल में वो प्रदर्शित करते हैं। उससे ऊपर है CH2 प्रोटॉन और उसके बाद है CH प्रोटॉन का पोजीशन, और ये नॉर्मल पोजीशंस हैं। इनमें विस्थापन तब आता है, इसमें शिफ्ट और भी आ जाता है यदि शील्डिंग या डीशील्डिंग इसके साथ जुड़ा हुआ हो। ध्यान रखिएगा कि 10 से ज्यादा जो एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, जो 10 से ज्यादा जिसकी डल की वैल्यू है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन, और 10 के आसपास जो है एल्डिहाइडिक प्रोटॉन का वैल्यू आता है। अल्कोहल की रेंज जो है आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक की रेंज में ये अल्कोहल के जो OH प्रोटॉन्स है वो NMR संकेत देते हैं डेल स्केल में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। किस प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, तो कई चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, जिस वजह से इसकी एक बड़ी सी रेंज आती है NMR स्पेक्ट्रम में इसके संकेतों की। तो ये कुछ पोजीशंस है जो आपको याद रखने हैं। शील्डेड प्रोटॉन्स की बात करते हैं हम, चलिए। शील्डेड यानी परिरक्षित, परिरक्षित का यानी जो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड है जो महसूस न कर सके, ऐसा प्रोटॉन जो है परिरक्षित प्रोटॉन कहलाता है। महसूस न कर सके वाली बात तो सही नहीं है, मतलब पूरी तरह से महसूस ना कर सके, जितनी दी गई है बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की प्रबलता उससे कम अगर वो महसूस करे तो उसे कहते हैं शील्डेड प्रोटॉन। ठीक इसके विपरीत अगर जितनी मैग्नेटिक फील्ड दी है उससे भी ज्यादा वो महसूस करे, उसे कहते हैं विपरिरक्षित यानी डी शील्डेड प्रोटॉन। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो अगर कोई प्रोटॉन है किसी मॉलिक्यूल में, उसके आसपास जो समूह है वो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा या इलेक्ट्रॉन्स उस तरह से उस प्रोटॉन को घेर लेते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन्स का एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है या प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड है, वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के दो विपरीत दिशाओं में दिशा निर्देशित हो सकता है, डायरेक्शन में हो सकता है। यदि प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये देखिए ये प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ये बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत जाती है, तो ये जो नाभिक है, ये जो प्रोटॉन है, वह ये पूरे पूरे मैग्नेटिक फील्ड को महसूस नहीं करेगा, क्योंकि अगर विपरीत दिशा में है तो इसको ये थोड़ा सा काटेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा, माइनस कर देगा, घटा देगा, तो ये जो है कम महसूस करेगा प्रोटॉन, जितना दिया हुआ है उतना नहीं महसूस करेगा। और अगर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के अनुरूप है, तो अगर हमने मान लीजिए 10 मैग्नेटिक फील्ड दिया है और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसके अनुरूप है, तो वो 11 महसूस करेगा, ये तो वो डी शील्डेड प्रोटॉन होगा। देखिए कि जो शील्डेड प्रोटॉन होता है, परिरक्षित प्रोटॉन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं, संकेत का पता करते हैं, तब हम फ्रीक्वेंसी को तो कांस्टेंट रख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वही है, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वो कम महसूस करे, तो मैग्नेटिक फील्ड को कम महसूस करेगा तो उसी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड पे, तो यानी खूब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, तब जाके शील्डेड प्रोटॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये है H जो है मैग्नेटिक फील्ड फेल्ट बाय द न्यूक्लियस, ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोटॉन महसूस करता है, और ये जो उसको दिया गया है, और ये है मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ये है शील्डिंग पैरामीटर। अगर शील्डिंग नहीं होती है तो ये 0 हो जाएगा, और H यानी जो प्रोटॉन ने महसूस किया और जो प्रोटॉन को दिया गया वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो शील्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड फेल्ट बाय द न्यूक्लियस को हम इस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। शील्डेड प्रोटॉन का एक एग्जांपल जो एग्जाम्स में आता है वो एसिटिलीन प्रोटॉन का है। ये जो एग्जांपल है जैन के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। आप देख सकते हैं अगर बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, तो ये जो एसिटिलीन का जो मॉलिक्यूल होगा वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से
अपने को ओरिएंट करता है, दिशा निर्देशित करता है। और आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्रोटॉन के पास से जा रहे हैं, उनकी दिशा बायोमैग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत है। देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये ऊपर की तरफ इसकी दिशा है। ये देखिए ये जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो प्रोटॉन के पास है, ये नीचे की ओर है, जबकि जो बायोमैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऊपर की तरफ है। तो ऐसे में ये जो प्रोटॉन्स हैं एसिटिलीन के, ये शील्डेड हो जाएंगे, वो महसूस नहीं कर पाएंगे और इनको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी ताकि वो लाइट जो इस एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में है उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो इस प्रकार का जो प्रोटॉन है वो शील्डेड प्रोटॉन है और शील्डिंग की वजह से इसकी जो डेल की वैल्यू है 2.5 से लेकर 3.5 डेल में आती है। बात करते हैं डीशील्डेड प्रोटॉन्स की। अगर जो प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स का, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो इलेक्ट्रॉन्स उस प्रोटॉन के आसपास उस मॉलिक्यूल में उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन को घेरे हुए होते हैं, उसके आसपास घेरे हुए होते हैं, उसके आसपास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के अनुरूप हो, उसके पैरेलल हो, उसके सेम डायरेक्शन में हो, तो अगर जितना हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया उससे ज्यादा वह प्रोटॉन महसूस करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं इथिलीन या सी डबल बॉन्ड सी के जो दोनों प्रोटॉन्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल अपने आप को बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से अरेंज करता है और इसके पास से, प्रोटॉन के पास से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, उसकी दिशा और बायोमैग्नेटिक फील्ड की दिशा एक जैसी है। देखिए यहाँ इसके पास से जो लाइंस ऑफ फोर्स है, उसकी दिशा भी ऊपर की तरफ है, बायोमैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी ऊपर की तरफ है। ऐसे में अगर हमने मान लीजिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसको दिया है, उससे ज्यादा उसको महसूस होता है क्योंकि ये भी उसके साथ जुड़ जाता है एक ही दिशा में होने की वजह से। सपोज हमने इसको 10 दिया तो ये 10 की जगह 11 या 12 महसूस करेगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो भी इसके साथ, ये जो प्रबलता है वो भी इसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं एरोमेटिक प्रोटॉन्स जो हैं, ये बेंजीन रिंग है और ये हाइड्रोजन है और इसका लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर इस प्रकार से हैं, तो आप देखें कि यहाँ ऊपर की तरफ होगा बायोमैग्नेटिक फील्ड की दिशा के समान, इसीलिए ये डी शील्डेड प्रोटॉन्स हैं। डी शील्डेड प्रोटॉन्स के डेल का मान बहुत हाई होता है और शील्डेड प्रोटॉन के डेल का मान कम होता है, ये आप याद रखिएगा। शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल्स, जो संकेतों का विस्थापन कब होता है? जहां उसको आना होता है उसकी जगह वो शील्डिंग या डीशील्डिंग की जगह वो अपना पोजीशन खिसका लेता है। अगर शील्डेड प्रोटॉन है तो उसकी डेल की वैल्यू कम हो जाएगी और वो टीएमएस की संकेत की तरफ खिसक जाएगा, और अगर डीशील्डेड है वो टीएमएस के संकेत से दूर, यानी डेल इज इक्वल टू 10 की ओर, उस तरफ 0 से दूर की ओर खिसकता चला जाएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ सिग्नल, संकेतों का विस्थापन इसलिए होता है क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर शील्डिंग या डीशील्डिंग होती है, जिससे जो प्रोटॉन शील्डेड या डीशील्डेड हो जाता है। और वो शील्डिंग और डीशील्डिंग वो इसलिए होती है क्योंकि मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व प्रोटॉन के आसपास है, उसका प्रेरित मैग्नेटिक फील्ड शील्डिंग या डीशील्डिंग उत्पन्न करता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं शील्डिंग और डीशील्डिंग के, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये है 18 एन्युलिन। 18 एन्युलिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 18 कार्बन है, आप गिन के देख लीजिएगा। और ये वो मॉलिक्यूल है, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, जिसमें दो तरह के प्रोटॉन्स है, एक रिंग के अंदर वाले प्रोटॉन्स और एक रिंग के बाहर वाले प्रोटॉन्स। रिंग के अंदर कुल 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 4 मैंने यहाँ दिखाए हैं, 5वां ये और छठा यहाँ पर होगा, वो आप अपने नोट्स बनाते वक्त बना लीजिएगा। और ये जो अंदर वाले प्रोटॉन्स हैं, इनसाइड प्रोटॉन्स, वो शील्डेड हैं। शील्डेड क्योंकि इनके पास से गुजरने वाला लाइंस ऑफ फोर्स बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के विपरीत इसके लाइंस ऑफ फोर्स है। जो बाहर वाले जो प्रोटॉन्स हैं, मैंने आधे मॉलिक्यूल में बनाए हैं, आधे मॉलिक्यूल में आप यहाँ पर खुद बना लीजिएगा। ये यहाँ पर इन इन पोजीशंस पे 12 प्रोटॉन कुल होंगे। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपको दिखाए हैं और 6 यहाँ पर बाहर की तरफ बनेंगे। तो कुल 12 प्रोटॉन्स जो है वो डी शील्डेड हैं, क्योंकि आप देखिए बाहर वाले प्रोटॉन्स के पास से जो लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी दिशा बाह्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के अनुरूप है। तो ये जो है अब
ये जो फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ जाती है, ऐड हो रही है। ऐड होके ये जो बाहर के ये प्रोटॉन्स हैं वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड महसूस करते हैं और डीशील्डेड हो जाते हैं। डीशील्डेड प्रोटॉन्स के डेल का मान ज्यादा होता है और शील्डेड प्रोटॉन के डेल का मान कम होता है। यहाँ देखिए जो शील्डेड प्रोटॉन है उसका माइनस 3.0 डेल्टा वैल्यू के ऊपर इसका संकेत आता है, जबकि जो डीशील्डेड प्रोटॉन्स है उसका डेल्टा का वैल्यू 9.3 आ रहा है, जो कि काफी हाई है। एल्डिहाइडिक प्रोटॉन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये इनके जो वैल्यू है वह डेल्टा की पोजीशन 9.5 से लेकर 10 के बीच में इतनी ज्यादा क्यों है? तो आपको बताना है कि ये जो है वो डी शील्डेड प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इनके पास से गुजरता हुआ जो लाइन ऑफ फोर्स है वो बाह्य मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, इसलिए डी शील्डेड प्रोटॉन्स है। हम उन फैक्टर्स को जानना चाहेंगे जो कि वो शील्डिंग और डीशील्डिंग को प्रभावित करते हैं या केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं। देखिए याद कर लेते हैं कि ये अगर डेल्टा स्केल है, यहाँ पर टीएमएस का संकेत आता है और ये डेल का वैल्यू जहाँ 0 है और यहाँ टीएमएस के जो प्रोटॉन्स हैं वो शील्डेड हैं, तो इस तरफ के जो सिग्नल्स आएंगे वो शील्डेड प्रोटॉन के होंगे जो हाई फील्ड होंगे। जहाँ 0 डेल्टा का है, टॉ स्केल का वहाँ 10 है, तो इस तरफ के जो प्रोटॉन्स हैं वो हाई फील्ड प्रोटॉन्स या शील्डेड प्रोटॉन्स कहलाएंगे और इधर वाले लो फील्ड और डीशील्डेड प्रोटॉन्स कहलाएंगे। इस चीज को अपने को याद रखना है। हम वो फैक्टर्स जानना चाहेंगे जो केमिकल शिफ्ट को या रासायनिक विस्थापन को या शील्डिंग डीशील्डिंग को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव है। जब कोई प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या विद्युत ऋणी ग्रुप वाले ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन के साथ वो प्रोटॉन जुड़ा हुआ होता है तो वो डीशील्डेड हो जाता है और जितना ज्यादा डीशील्डिंग होगा उतनी ज्यादा डेल्टा की वैल्यू हाई आएगी और टॉ की वैल्यू कम आएगी। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो CH3F, CH3Cl, CH3Br ये तीनों कंपाउंड्स लिए हैं और इसमें हमने हैलोजन एटम को यहाँ देख सकते हैं कि हमने चेंज किया हुआ है और जहाँ पर फ्लोरो की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फ्लोरीन की ज्यादा है, ब्रोमीन की कम है, तो यहाँ जो तीर का निशान है वो जिस ओर जा रहा है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी दिशा में बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है डीशील्डिंग बढ़ रही है और जो डेल का वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक दूसरा इसी के साथ हमने दूसरा एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाया है। ये है जो सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन यहाँ पर इन कंपाउंड्स में यूज किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है उसी दिशा में डेल की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसके अलावा जैसे जैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, जैसे जैसे उससे दूरी बढ़ती जाती है तो डी शील्डिंग घटती जाएगी और डेल का वैल्यू भी घटता चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर इन दोनों में देख रहे हैं, यहाँ जो ये प्रोटॉन है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली क्लोरो से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो प्रोटॉन वही CH3 प्रोटॉन है लेकिन बीच में एक CH2 आ गया है, यानी Cl से इसकी दूरी बढ़ गई है, डी शील्डिंग घट गई है और डेल की वैल्यू भी घट गई है। इसके अलावा जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है, डी शील्डिंग बढ़ेगी और डेल का वैल्यू भी हाई होता चला जाएगा और टॉ का वैल्यू घटता चला जाएगा। दूसरा फैक्टर पढ़ रहे हैं वैंडरवाल्स डी शील्डिंग। ये वैंडरवाल्स डी शील्डिंग यानी जो बड़े आकार के ग्रुप होते हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बड़े आकार के ग्रुप यानी ज्यादा एटम्स और ज्यादा बॉन्ड्स, ज्यादा एटम्स और ज्यादा बॉन्ड्स यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे में डी शील्डिंग होती है और जिससे कि डेल का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट या स्पेस इफेक्ट कहते हैं। देखिए उसका अर्थ ये है कि जो बायोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो मॉलिक्यूल है वो किस प्रकार से दिशा निर्देशित है। जो क्लासिक एग्जांपल या सबसे आसान एग्जांपल जिसकी सहायता से इस बात को समझा सकते हैं वो है मल्टीपल बॉन्ड्स वाला एग्जांपल। यहाँ देखिए ये C डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है वह बायोमैग्नेटिक फील्ड की तुलना में ये 90 डिग्री पे यहाँ पर अरेंज है और स्पेस में, और ये
इसके साथ पैरेलल अरेंज है, तो जिसकी वजह से यहाँ जो है ये प्रोटॉन्स ये हो जाते हैं डीशील्डेड और ये वाले प्रोटॉन हो जाते हैं शील्डेड, और इनकी डेल्टा वैल्यू भी अलग-अलग है, आप जैसा कि देख सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह तब होता है जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड हो, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो डीशील्डेड हो जाता है और डेल्टा वैल्यू हाई हो जाता है। यदि सांद्रता, विलयन की जो सांद्रता है उसको बदलने पर डेल की वैल्यू बदल जाती है, उसका मतलब ये है कि वह जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मुझे उम्मीद है आज की इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी। इसमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, आपको आसानी से समझ में आई होगी और वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।